हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की स्टोरी जो है वो समझ आएगी। बहुत ही बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, अप्रैल महीने तक मैं कंप्लीट कर लूँगा और जैसे ही तैयार हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुगल साम्राज्य। इससे पहले मैंने आपको बता दिया भारत पे अरबों का आक्रमण हो रहा था और किस तरह से दिल्ली सल्तनत चली और उसके बाद किस तरह से भक्ति मूवमेंट 15 टू 16 सेंचुरीज में उभर के आई, उसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उस प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। देखिए जो मुगल साम्राज्य है ये 1526 से 1857 तक का बेसिकली इनका योगदान रहेगा। कुछ मुगल वंश को अंग्रेजों व मराठों के कारण इनका शासन जो है वो फीका पड़ गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्यों का। वैसे इनके आगे वंशज जो औरंगजेब के आएंगे, उनका कहीं ना कहीं जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो रहा था, यूरोपियन आक्रमण हो रहे थे, पुर्तगाली आए, डच आए, डैनिश आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। ठीक है, उस टाइम पे जो मुगल वंशज के कुछ लोग थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का एक तरीके से पतन होने में काफी योगदान दिया। वो फरमान ऐसे जारी करते थे जिससे अंग्रेजों को बहुत सहायता मिली। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो इसमें एक मेन जो है हम पढ़ लेते हैं इसके, ये फटाफट से बाबर, हुमायूं। ठीक है, ये सीरीज वाइज है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर जिसने क्या करा, इससे पहले लोधी डायनेस्टी थी, तो लोधी डायनेस्टी के जो इब्राहिम लोधी है उनको इन्होंने हरा के फिर ये मुगल वंश की जो है वो नींव रखी थी। 1546 से 1530 में ये एक्सपायर हो गए थे। फिर हुमायूं आया, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद इसका जो पुत्र था वो बहादुर शाह फर्स्ट था इसका पुत्र, और इसका जो लास्ट एम्परर था वो बहादुर शाह सेकंड था। ये लास्ट था, सॉरी सेकंड हम कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये लास्ट एम्परर था इसका। और औरंगजेब की जो डेथ है वो 1707 में होती है। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी भाजसा। ठीक है, सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन होंगी। लेटर जो मुगल एम्परर्स हैं वो भी यूज होंगे जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसका जो लास्ट एम्परर था वही आ गया, ये बहादुर शाह सेकंड इसका लास्ट एम्परर था। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड। अब बाबर, बाबर के बारे में पढ़ते हैं। मुगल वंश का संस्थापक था। 15 अप्रैल 1526 एडी, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसने बाबर के जो पूर्वज थे वो मंगोल थे, ये भी बहुत पूछा जाता है। इन्होंने इस्लाम धर्म अडोप्ट किया, अपना लिया था, इसलिए मुगल कहलाते थे। उन्होंने क्या करा था, देखिए बाबर के जो पूर्वज थे ना वो मंगोल थे। इन्होंने फिर इस्लाम धर्म अपनाया, इसलिए मुगल कहलाते थे। इन्होंने 15 अप्रैल 1526 एडी में इब्राहिम लोदी को पानीपत की जो पहली लड़ाई है, इंपॉर्टेंट है, उसमें हराया था। इसने सबसे पहले तोपों का यूज किया था, ये इंपॉर्टेंट है। बाबर तैमूरलंग और चंगेज खां जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज थे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। 17 मार्च 1527 एडी में खानवा का युद्ध हुआ, किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय रहा। ठीक है, आगे देखिए। राणा सांगा, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, आखिरी राजा इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो आखिरी राजा कौन था, इब्राहिम लोदी था। इसलिए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो राणा सांगा है वह आलम खां ने बाबर को न्योता दिया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा वह आलम खां ने बाबर को न्योता दिया, लेकिन राणा सांगा को यह साथ जो था वो उल्टा पड़ गया। इसलिए बाबर ने भारत में ही जो है वो रहने का फैसला किया और उसने राणा सांगा को ही युद्ध में चुनौती दे दी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं राणा सांगा का कॉन्टेक्स्ट आपको बताया कि जो आपका इब्राहिम लोदी था उसको हराने के लिए राणा सांगा व आलम खां ने बाबर को न्योता दिया। ठीक है, लेकिन राणा सांगा जो था उसको बाबर का ये साथ उल्टा पड़ गया। उल्टा क्या हुआ, बाबर ने उस पर अटैक कर दिया 17 मार्च 1527 एडी में, और खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर जो था वो जीत गया था। और फिर बाबर का मन पलट गया और उसने भारत में ही रह करके क्या करा, रहने का फैसला किया और आगे फिर नींव रखते गए। 23 जनवरी 1528 एडी में चंदेरी का युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और बाबर उसमें जीत गया था। ठीक है,
आगे देखिएगा 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध जो था अफगान और बाबर के बीच में हुआ। कब हुआ था? 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच में हुआ और बाबर इसमें जो है वो जीत गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1529 में 1528, अगर आप ये याद नहीं कर सकते जो आपकी डेट है, तो एटलीस्ट आप ये ईयर याद कर लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, किसमें? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और बाबर इसमें जीत गया था। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों व बाबर के बीच हुआ था और उसमें भारत जो है वो जीत गया था। ये 6 मई को 1529 में होता घाघरा का युद्ध। किसके बीच में होता? अफगान और बाबर के बीच में। ठीक है, ये कुछ बातें हैं बाबर के बारे में। बाबर ने बाबरनामा की रचना की जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। देखिए जितने भी नाम में होते हैं ना, जिनके पीछे नामक लिखा होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली टर्की लैंग्वेज में ही लिखी जाती थी। अकबर के काल में ठीक है, अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस बाबरनामा को, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना गया। ठीक है, और अब्दुल रहीम खाने खाना जो था ये किसका पुत्र था? बैरम खां। ठीक है, बैरम खां के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये अकबर जब गद्दी पे बैठता है ना, अपना जो उसका जो पिता होता है हुमायूं, उसकी डेथ के बाद जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो मात्र वो 13 वर्ष का होता है अकबर, और वो बहुत छोटा होता है। तो उसका जो संरक्षक है ना, वो होता है बैरम खां, और उसको जो है वो बैरम खां इसका बड़ा साथ देता है, इसको युद्ध में मरते मरते वो बचा देता है, संरक्षण बनता है, वरना इतिहास कुछ और ही होता। और इसको ये जो खाने खाना की जो उपाधि है वो किसने दी है, टाइटल? तो ये दिया है अकबर ने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद देखिए भारत में बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? वो था हुमायूं, जो उसका पुत्र था, और गुलबदन बेगम जो थी वो उसकी पुत्री थी। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था, हुमायूं उसका पुत्र था, और गुलबदन बेगम उसकी पुत्री थी। यानी कि हुमायूं की जो सिस्टर थी वो कौन थी? गुलबदन बेगम थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। आगे देखिएगा 26 दिसंबर 1530 आगरा में बाबर की डेथ हो जाती है। प्रारंभ में बाबर का जो शव है वो आगरा में नूर अफगान बाग में दफना दिया गया, परंतु बाद में से काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक है, कहाँ पे? काबुल में। तो ये मकबरे कहाँ पर थे इनके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका हुमायूं। हुमायूं के दो टाइम पीरियड है, 1530 से 1540, और उसके बाद ये क्या होता है, शेरशाह सूरी वंश आ जाता है, वो उसको बाबर को हुमायूं को हरा देता है, और ये 15 साल तक लगभग शासन करता है। शेरशाह सूरी की एंट्री होती है, और उसके बाद 1555 से लेके बहुत कम टाइम पीरियड तक 1556 तक ये हुमायूं फिर रहता है, और उसके बाद फिर वो मर जाता है। इसका जो मकबरा है हुमायूं का वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इनका जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508। अगर आप इसका वो डेट याद ना कर सको तो एटलीस्ट सन जो है वो जरूर याद कर लिया करो। तो इसका जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 एडी में काबुल में हुआ, और वहीं पर इसने कहा था कि मेरा मकबरा जो था वो होना चाहिए, दफनाया जाए मेरे को वहीं पे। यहाँ पे इन्होंने कहा था ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में, ठीक है, बाबर का जो प्रारंभ में शव था वो आगरा में नूर अफगान बाग में दफना दिया गया, परंतु बाद में से काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो इसका जो जन्म है वो काबुल में हुआ था। इसका जो 30 दिसंबर 1500 एडी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का, ये बहुत पूछ लेते हैं कि किस वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाने आपको। तो 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। इसने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन बनाया, जिसे अब पुराने किले के नाम से जाना जाता है। तो 1533 में दिल्ली में इसने दीन पनाह नामक भवन जो है वो बनाया था। किसने? हुमायूं ने।
जिसे अब पुराने किले के नाम से जाना जाता है। इसकी बहन कौन थी? गुलबदन बेगम थी। उसने हुमायूं नामा जो था वो लिखी थी। अकबर के काल में, इसकी मृत्यु के पश्चात हुमायूं नामा इसने लिखी थी। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ चोजा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ चोजा। ये कहाँ थी? बक्सर के निकट हुई थी बैटल ऑफ चोजा। कब हुई थी? 1539 में। 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में ये हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उसके बाद 15 साल तक शेरशाह सूरी आ जाता है। इस युद्ध में शेर खान विजयी रहा। इसी युद्ध के कारण शेर खां ने शेर शाह की पदवी जो है वो धारण की थी। ठीक है, जब वो उसने हुमायूं को हरा दिया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो था वो 17 मई 1540 एडी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच में हुआ। उसके बाद वो फिर से युद्ध करने के लिए आया, जिसको हम बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है वो बोलते हैं। कब हुआ था? 17 मई 1540 एडी में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में? शेर खान एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, जिसे शेर खान ने आसानी से दिल्ली व आगरा पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमा लिया। वह बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं जो है वो काबुल में ही रहा था। अब तक 15 साल तक इधर उधर ये भागते रहे। 15 साल तक ये क्या करे? इधर उधर भागते रहे। ठीक है, इसी दौरान हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लिया। तो ये इसके लिए बड़ा अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब इसने विवाह कर लिया ना उससे, हमीदा बानो बेगम से, तो उसी से फिर इतना महान योद्धा उभर कर आया, जिसका इतिहास में इतना नाम लिया जाता है। हर बंदा इसके नाम से वाकिफ है। कौन? अकबर। तो अकबर का जन्म हुआ। तो ये अच्छा काम इसने किया था। तो शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जो कब कब तक चला था? 1540 से 1555। और शेरशाह सूरी के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है। देखिए दोस्तों, इसके जो नोट्स हैं ना, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप वो मेरी पीडीएफ भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने कंपाइल इस तरीके से की है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वो पीडीएफ भी पढ़ेंगे तो भी आपको एक स्टोरी वाइज सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक स्टोरी, एक राज्य का उदय और दूसरे राज्य के उदय के बीच में जो स्टोरी होती है, कैसे पनपी हैं वो चीज़ें, कैसे एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से रिलेट करती है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। पूरा इतिहास में हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके, एंशियंट हिस्ट्री से लेके, स्टोन एज से लेकर के 1947 तक पूरा इसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बस अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगी। बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का थोड़ा फर्ज तो बनता होगा मेरी भी हेल्प करने का। आगे देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में सभी को जानते हैं। इसने जीटी रोड बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड इसने बनवाया। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सासाराम बिहार में है। उसके बाद जब शेरशाह मर गया तब इसके उत्तराधिकारी आए, लेकिन जो इसके उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे। इसी का फ़ायदा हुमायूं ने उठाया। अब देखिए, कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है? तभी उठाएगा ना जब या तो उनके बीच में कोई एक ऐसा बंदा हो जो इंटरनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, या फिर कोई कमज़ोर उत्तराधिकारी हो, कमज़ोर सेना हो, तभी दूसरा जो है उसका फ़ायदा उठाएगा। तो इसके उत्तराधिकारी जो थे ना वो काफ़ी वीक थे, कमज़ोर थे। इसी चीज़ का फ़ायदा हुमायूं ने उठाया। वे 2 युद्ध लड़े। कौन कौन से 2 युद्ध लड़े? देखिए, हुमायूं ने मच्छीवाड़ा व सरहिंद के युद्धों को जीत करके सूर वंश का अंत कर दिया। और 1555 एडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसने दिल्ली पर दोबारा से अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद देखिएगा, कुछ समय बाद ही हुमायूं उत्तराधिकारी घोषित जो है वो किया गया। सॉरी, उसके बाद देखिए, कुछ समय बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। और उसके बाद मैंने बताया ना, इसके बाद जो हुमायूं है वो कुछ टाइम तक के लिए रहा, शासन हुआ, तो उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो था उसका जो पुत्र है, ये एक्चुअली इसकी जो डेथ हुई थी ना, ये अपने आप हुई थी। ये कोई लाइब्रेरी में कह रहे हैं सीढ़ी से गिर के इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद देखिए, उसका जो पुत्र था अकबर, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया। और उसका जो संरक्षण था बैरम खां को बनाया गया। बैरम खां ने हुमायूं की मृत्यु का राज जो था वो अकबर के उत्तराधिकारी बनने तक जो है वो छुपा के रखा। तो काफी ये इंटेलिजेंट था बैरम खां। ठीक है भाई, जब तक ये उत्तराधिकारी नहीं बनता तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वरना जो था वो अशांति और अराजकता फैल सकती थी। अब अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसका बर्थ बहुत पूछा जाता है। 1542 एडी में हुआ। 1556 से 1605 सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे अच्छा राजा ये माना गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 वर्ष की आयु में जो था इसका
क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में। तो यहाँ देखिए 16 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक जो है वो हुआ था। और कलानौर अब जो कि गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह है जिसे, और 1605 में ना इसकी डेथ हो गई थी, ये भी पूछी जाती है। 1556 में ये मतलब उस पे बैठे थे, ये गद्दी पर ये बैठे थे। तो बादशाहों में अकबर ही ऐसा बादशाह है जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर जो है वो प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में दूरियां कम करने के लिए दीन ए इलाही नाम धर्म की स्थापना की थी। बिरबल पहला व आखिरी था जिसने दीन ए इलाही जो था वो स्वीकार किया। इनका बचपन का नाम जो था क्या था, महेश दास था। बिरबल अकबर का 9 रत्नों में से एक था। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि कई ऐसे कार्य हिंदू लोगों के लिए किए जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके क्या थे, प्रशंसक थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के उपरांत ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध में नव घोषित हिंदू राजा हेमू, ठीक है, जिसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इतिहास में काफी सारे विक्रमादित्य हुए हैं, उसमें से ये भी था हेमचंद्र विक्रमादित्य को उसने जो था वो पराजित किया था। बैरम खां तब इसके संरक्षण थे। ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसका जो संरक्षण था वो बैरम खां था और विक्रमादित्य को इसने अकबर डिफीटेड हेमू। गलती से हेमू की आंख में तीर लग गया था। वैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य बहुत बहादुर था। ठीक है, और ये जो था तभी अकबर जीत गया था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो इतिहास कुछ और ही होता। उसके बाद देखिए हेमचंद्र शेरशाह सूरी के वंशज जो थे ना, आदिल शाह उसका ये सेनापति था। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जिसने सूर साम्राज्य की नींव रखी थी, तो उसी का एक वंशज था आदिल शाह। तो उसके सेनापति जो थे कौन थे, हेमचंद्र थे। वहां ये तलवारबाजी जो है वो सीखते थे। सारा कुछ मैंने डिटेल में लिखा हुआ है ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाए। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 18 जून 1576 एडी में खमनोर के पास हुआ था। यहाँ यह जो युद्ध है वो किसके बीच में होता, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये मेवाड़ जो था तथा मुगलों के बीच में हुआ था। और इसमें कोई तो नेतृत्व कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या था, इस युद्ध में मेवाड़ सेना की जो नेतृत्व है वो महाराणा प्रताप ने किया था, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व। और ठीक है, और इस समय जो अकबर की सेना की जो अगुवाई थी वो कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहा था। क्योंकि उस टाइम पे जो बैरम खां था, जो इसका संरक्षण प्रारंभ में बना था, वो एक्सपायर हो गया था। उसका जो कार्यकाल था, उसका जो संरक्षण था वो 1556 से लेकर 60 तक उसने संरक्षण किसका किया था। और अकबर के जो नवरत्नों में से मानसिक भी एक इसका नवरत्न था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उस टाइम पे मान सिंह जो था वो नेतृत्व कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ अकबर के इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से जो कि 40 किलोमीटर दूर है, वहां पर इसने बनाया बुलंद दरवाजा। अब यहाँ पे देखिए आ गया ना शेख सलीम चिश्ती, जो बहुत बड़े सूफी संत थे। अब अकबर ने सूफीज्म को जो है वो अडोप्ट किया था, जिसकी वजह से काफी सारे जो थे मुस्लिम लोग जो थे वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। क्योंकि जब इतना महान शासक सूफीज्म को जो है वो अडोप्ट कर सकता है तो फिर लोग जो है वो काफी मानने लगे थे। बताया था मैंने, सब कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आएगा। और ये अकबर के समकालीन ही थे। अबुल फजल जो थे, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अकबर के समय पर ही रामायण व महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किया गया था। और महाभारत का जो नाम है वो क्या रखा गया था, फारसी भाषा में बदल कर अकबर इसने क्या रखा दिया था, रज्मनामा। ठीक है, तो यहाँ पे रज्मनामा का मतलब क्या होता है, युद्धों की पुस्तक। दोनों में काफी भयंकर भयंकर युद्ध हुए थे, महाभारत में भी और रामायण में भी काफी युद्ध हुए थे।
तो 1605 में अकबर की डेथ जो थी बीमारी के कारण हुई थी, इनको कोई हरा नहीं पाता था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर का जो मकबरा है वो भी इम्पोर्टेंट है, आगरा में सिकंदरा में बनाया गया। देखिए हर चीज़ अकबर के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो सारी इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। इसके बारे में हम इसके बाद हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार लास्ट में ये देख लेते हैं अकबर के जो 9 रत्न है, आज का ये लास्ट होगा। ठीक है, देखिए अकबर के जो नवरत्न है वो कौन है? बिरबल, बहुत चतुर थे ये। उसके बाद देखिए तानसेन, ये संगीतकार थे, सभी को पता होगा, बचपन में आप थोड़ा बहुत सुन रहा होगा आपने इसके दरबार में। मान सिंह, जिसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर का क्या कर रहे थे, ये संरक्षण कर रहे थे। ठीक है, मान सिंह की उसमें। और अब्दुल रहीम खान खाना, ये सभी को पता है, इसका जो पुत्र था कौन था? बैरम खान था, जो अकबर का संरक्षण बना था जब ये राजगद्दी पर बैठे थे। तो ये जहांगीर के क्या थे? टीचर थे। उसके बाद देखिए भगवान दास, हकीम हुक्काम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखी है, और टोडरमल। ठीक है, ये अकबर के 9 रत्न थे, पूछ लिए जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे होंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होती है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया पीडीएफ कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।